नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग जो है रसायन विज्ञान जो है क्लास 10 का जो रसायन विज्ञान है चैप्टर 1 को हम लोग आज पढ़ेंगे और इसके बारे में एक एक चीज़ को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो जो आज कक्षा 10 का जो है रसायन विज्ञान, इस पहले चैप्टर को हम लोग देखेंगे। जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के क्वेश्चन को हम लोग बहुत एक एक करके हम लोग समझेंगे और देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला जो कह रहा है आंसर कि रासायनिक अभिक्रिया जो है किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होता है ये क्या होता है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया का जो गुण होता है, वो जो नए पदार्थ बनता है वह मूल पदार्थ से उसका जो है गुण अलग अलग होता है, यानी कि भिन्न होता है, बिल्कुल अलग होता है उससे। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया पदार्थ, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ले लूँ, इसको लूँ मैं यहाँ से कि सपोज दैट कि 2 mg, जैसे यहाँ से मैं ले लूँ कि ये हो गया, मान लीजिए कि mg, मैग्नीशियम को ले लूँ मैंने, तो 2 mg ले लिया मैंने। तो मैग्नीशियम को लिया और मैंने इसको क्या किया कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो ये क्या बन गया 2MgO, यानी कि ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या है मैग्नीशियम, ये क्या है मैग्नीशियम। देखिए ये हो गया मैग्नीशियम और ये हो गया ऑक्सीजन, और मिलकर क्या बना मैग्नीशियम जो है ऑक्साइड। अभी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो जो इधर का पदार्थ मिला है, यानी जो तीर के अगर हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड देखें तो इधर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, और इधर वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो हम लोग इधर वाले भाग को बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, यानी ये वाला भाग जो कहता है, जैसे मैग्नीशियम मिला ऑक्सीजन मिला, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर ये बनाते हैं 2MgO, यानी कि उत्पाद बनाते हैं। इधर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं अभिकारक और इधर वाले भाग को बोलते हैं उत्पाद। अब देखिए जो मैग्नीशियम मिला है और ये ऑक्सीजन मिला है, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बिल्कुल जो होगा आपका जो गुण होगा वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन वो उसके गुण जो है अलग होंगे। तो जिसके उत्पाद जो बनते हैं उसके गुण बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और अभिकारक मिल करके जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान, यानी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हुआ क्या हुआ। तो देखिए पहले बात तो उसमें जो होगा रासायनिक अभिक्रिया में पहचान जो है करने का, तो वो एक प्रक्रिया है अवस्था परिवर्तन। क्या हो जाएगा आपका, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा, ये पहला पहचान हो जाएगा। सेकेंड नंबर पहचान हम लोग बता सकते हैं यहाँ से कि रंग में परिवर्तन। जो हम लोग क्रिया कराएंगे अभिकारक को लेकर के, तो जो अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ बनेंगे उसके रंग में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, और क्या परिवर्तन हो सकता है, तो और उसके जो है टेम्परेचर में परिवर्तन हो सकता है, ताप को जो है अधिक करना पड़ सकता है या कम भी करना पड़ सकता है अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए। तो ताप में जो है परिवर्तन हो सकता है। देखिए चौथा नंबर इसमें क्या है मोस्ट, कि गैस का निकलना।
जब अभिक्रिया कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें से कुछ गैस भी निकलेंगी। तो गैस का निकलना ये भी जो है एक रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है कि वह रासायनिक अभिक्रिया उसमें हो रहा है। और अगला जो है अवक्षेप का निर्माण करना, अवक्षेप का निर्माण, ठीक है, अवक्षेप का निर्माण। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कि देखिए कि यहाँ से हम लोग ये समझेंगे कि देखिए यहाँ से क्या है कि जैसे कि ये देखिए कह रहा है कि अवस्था में परिवर्तन, तो ये अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? रंग में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? ताप में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि उसका टेम्परेचर में परिवर्तन हो सकता है। और 4 नंबर जो होगा गैस में परिवर्तन हो सकता है और अवक्षेप का निर्माण होगा। यानी कि ये सारे अगर प्रक्रिया उसमें हो रही है तो रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण करने की वह बता रहा है कि यानी रासायनिक अभिक्रिया उस पदार्थ में हो रहा है, ठीक है। तो ये होती है रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान। रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है। तो देखिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का एग्जाम में हमेशा पूछता है। देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। जैसे सपोज दैट अगर मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसके जो है अभिकारक और उत्पाद दोनों के अणु आपस में बराबर नहीं है। जैसे मैंने एक समीकरण ले रहा हूँ कि समीकरण ये है कि मैंने लिया सोडियम Na को लिया और मैंने हाइड्रोजन को साथ क्रिया कराया और ये बन गया हमारा जो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से जो बन जाएगा आपका ये हाइड्रोजन। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि संतुलित है कि असंतुलित है। देखिए इधर यहाँ पर सोडियम कितना है? 1 अणु है। इधर भी सोडियम कितने अणु है? 1 है। और इधर क्या है? हाइड्रोजन 2 अणु है। इधर भी हाइड्रोजन कितने अणु है? 2 अणु है। बट यहाँ पर ये देखना है कि देखिए ऑक्सीजन के 1 अणु यहाँ पे इधर है, इधर ऑक्सीजन तो दिख ही नहीं रहा है, यानी अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, लेकिन जो है उत्पाद की तरफ जो है हमारा इधर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इधर में ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे तत्व। देखिए यहाँ पर लिख देंगे तत्व, फिर इधर लिख देंगे हम लोग अभिकारक, इधर हम लोग क्या लिख देंगे? उत्पाद, इधर लिख देंगे उत्पाद। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभिकारक तत्व में क्या है? पहला तो हम लोगों का जो है सोडियम है, फिर क्या है? हाइड्रोजन है, और क्या है? ऑक्सीजन है। अब अभिकारक में सोडियम कितना है? 1 अणु है। उत्पाद में कितना है? 1 अणु है। हाइड्रोजन में कितना है? 2 है। तो उत्पाद में भी हमारा 2 है। बट ऑक्सीजन में हमारा इधर 1 भी नहीं है, और इधर कितना है? 1 है। हम लोग इसको बराबर करेंगे। हम लोग इसको बराबर करेंगे जब तो हम लोग क्या करेंगे कि सोडियम के दोनों तरफ अगर हम लोग क्या कर दें कि 2 लगा दें, यानी कि 2 अणु ले लें, सोडियम के 2 अणु ले लें अगर हम लोग, तो ये हम लोग इधर क्या कर देंगे कि 2 का गुणा कर देंगे और इधर भी 2 का गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन के हमको चाहिए 2 बराबर हैं, लेकिन यहाँ से सोडियम को जब मात्रा बढ़ाएंगे तो यहाँ से हम लोग लगाएंगे तो ये हाइड्रोजन का भी मान जो है बढ़ जाएगा। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको भी जो है सोडियम को ले लिए 2 अणु, और यहाँ से हाइड्रोजन के हमको चाहिए कितना जो है, यहाँ भी है 2 और इधर भी है, यानी कि इधर भी 2 अणु बढ़ जाएंगे। तो हम लोग अभिकारक में भी क्या करेंगे कि 2 लगा देंगे, ठीक है। तो उधर भी आपका जो है बन जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के लिए आपका जो है कितना हो जाएगा, तो इधर जो है अभिकारक में मैंने क्या किया 2 लगा दिया सोडियम के आगे, इधर भी सोडियम के आगे 2 लगेगा, यानी कि इधर भी हम लोगों का जो है अभिकारक में जो है क्या करना पड़ेगा कि 1 ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन, तभी जा कर के ये बराबर होगा। यानी कि 2 कर देंगे इधर भी, और ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बन जाएगा आपका मेन समीकरण जो बन जाएगा 2Na प्लस 2H2O, ठीक है। गरम करा देंगे इसे, बन जाएगा 2
NaOH प्लस H2। देखिए 2 दूना के 4, हाइड्रोजन 4 गो है तो यहाँ भी 2 है और 2 ये हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ देखिए 2 का गुणा हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। सोडियम 2 है तो सोडियम भी 2 हो गया। और हम लोगों ने क्या किया, बिल्कुल आसानी तरीके से हम लोगों ने इसको संतुलित कर लिया। तो आपको अभिकारक और उत्पाद यानी कि इधर अभिकारक के अणु और इधर उत्पाद के अणु आपस में देखना है कि बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो ठीक है, और इसके बाद नहीं है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के जो है कितने प्रकार हो सकते हैं। पहला जो है देखिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया प्रकार में पहला जो है संयोजन की अभिक्रिया। देखिए संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना या मिलना। तो संयोजन की अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए कह रहा है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो है क्या कहलाते हैं, संयोजन की अभिक्रिया कहलाता है। यानी संयोजन की अभिक्रिया उसे कहेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एकल पदार्थ का निर्माण करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ से हम लोग ले क्या लेंगे, अमोनिया। तो NH3 अमोनिया को मैंने ले लिया, ये है अमोनिया। ठीक है, जिसको आंसू गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये अमोनिया हो गया। अमोनिया को मैंने क्या किया कि HCl के साथ क्रिया किया। HCl क्या है, तो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैंने इसको लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको क्रिया कराया तो ये हमारा जो बन गया NH4Cl। अब NH4Cl क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। क्या है, अमोनियम क्लोराइड। इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें देखिए ये हुआ कि यहाँ से देखिए NH3 को हमने ले लिया, क्या लिया, NH3 अमोनिया को, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिया। दोनों को जब क्रिया कराया तो क्या बन गया, NH4Cl। NH4Cl क्या है, नौसादर यानी कि अमोनियम क्लोराइड है। यानी कि अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना पड़ा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ लिए हैं और एकल पदार्थ का निर्माण कर देंगे, तो उसको संयोजन की अभिक्रिया कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट जो है वियोजन की अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है वियोजन का मतलब, टूटना। अब टूटना यानी कि जब इसमें वियोजन का सीधे संयोजन का उल्टा हो जाएगा। यानी कि वियोजन के अभिक्रिया किसे कहेंगे, जिसमें एकल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वियोजन की अभिक्रिया कहलाते हैं। जिसमें क्या होता है, एकल पदार्थ टूट जाते हैं और 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, वियोजन की अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे अगर हम लोग लें कैल्शियम कार्बोनेट को लें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने ले लिया। अब इसको मैंने क्या किया कि गर्म किया तो ये बन गया CaO प्लस CO2। CaO क्या है, तो यह जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी इसमें क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट को 2 या 2 से भाग में टूट गया, जिसमें एकल पदार्थ, देखिए यहाँ पर दिया है ना एकल पदार्थ क्या हुआ, टूट गया 2 या 2 से अधिक भाग में। देखिए एक भाग हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। जिसमें एकल पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं वियोजन की अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए वियोजन की जो अभिक्रिया होती हैं वो 3 तरह से होती हैं। मुख्य रूप से देखिए उसमें क्या होता है, ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मीय वियोजन। पहला जो होता है ऊष्मीय वियोजन। जैसे अगर वो हीट होगा, ऊष्मा होगा अगर उसमें, तो वो क्या होगा 2 या 2 से भागों में अधिक टूट जाएगा। जैसे आप लोगों का जैसे अभी लिया था मैंने कि
जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं 2Fe जो है फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को हमने क्या किया कि फेरस सल्फेट को गर्म कराया, और गर्म कराकर जब मैंने क्रिया कराया तो ये बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। देखिए ये है आपका फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड। ये है फेरिक ऑक्साइड। SO2 क्या है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाई ऑक्साइड। SO3 क्या है? तो ये हो जाएगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड। देखिए 3 है इसलिए ट्राई हुआ, 2 है तो डाई होगा, ठीक है। तो उष्मीय वियोजन, ये उष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो गया? टूट गया। सेकेंड नंबर जो होता है प्रकाशीय वियोजन। वियोजन को देखिए हम लोग अपघटन भी कहते हैं, तो प्रकाशीय अपघटन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपघटन देगा अगर तो समझना कि वियोजन ही दिया है। तो हम लोग क्या किए, देखिए यहाँ से 2AgCl हमने क्या लिया? सिल्वर क्लोराइड को लिया और इसको सूर्य के प्रकाश में छोड़ दिया, ठीक है। सूर्य का प्रकाश, तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इसमें टूट जाएगा। या किस में टूटेगा? तो 2Ag प्लस Cl2, यानी सिल्वर में और क्लोरीन में 2 भाग में अलग अलग क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन। देखिए नेक्स्ट हम लोगों का थर्ड पॉइंट होता है, यहाँ से थर्ड जो होता है वो विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, देखिए जैसे अगर हम लोग जल को लें, H2O को लें, ठीक है, अगर इसको हमने करंट प्रवाहित कराएं यानी कि विद्युत करवाएं, इसमें विद्युत कराएं तो यह 2 भागों में टूटेगा, 2H2, ठीक है, प्लस O2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? यह टूट जाएगा। तो जो हाइड्रोजन होगा यह कैथोड होगा, कैथोड यानी कि धनात्मक हो, ऋणात्मक होगा, कैथोड यानी ऋणात्मक, और ये हो जाएगा एनोड यानी धन आयन और ऋण आयन, 2 आयन में क्या हो जाएगा? यह टूट जाएगा, ठीक है। तो वियोजन की प्रक्रिया हमने देखा कि 3 तरह से हो गया, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन। वियोजन को हम लोग अपघटन के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है विस्थापन की अभिक्रिया। देखिए विस्थापन की अभिक्रिया क्या है? विस्थापन की अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें क्या है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापन की अभिक्रिया कहलाता है। जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है? कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन की जो है अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग ले लें या फिर थोड़ा कलर चेंज कर लें, 1 मिनट। देखिए जैसे हम लोग लें Fe, ठीक है, Fe को हमने क्या कराया कि कॉपर सल्फेट के साथ जो है क्रिया कराया या CuSO4 के साथ। तो यहाँ से देखिए Fe जो होता है SO4 के साथ मिलकर फेरिक सल्फेट बनाता है, जबकि कॉपर को क्या कर देता है? अलग कर देता है। तभी हम लोगों ने देखा कि जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व क्या किया? कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तो उसे हम लोग विस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। देखिए Fe क्या हुआ कि यहाँ से कॉपर सल्फेट जो है यह क्या है? तो कॉपर सल्फेट है, क्या है? कॉपर सल्फेट। और ये क्या है? तो फेरिक है, फेरस है, फेरस, और ये हो जाएगा फेरस सल्फेट, और ये बन जाएगा आपका कॉपर, ठीक है। तो Fe प्लस CuSO4 गर्म करें, बन गया FeSO4 प्लस Cu कॉपर, ठीक है। कॉपर को क्या कर दिया? अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं,
देखिए द्विविस्थापन की विक्रिया, द्विविस्थापन, देखिए इसमें क्या होगा ना कि इसमें अभिकारक के अणु जो होंगे, अभिकारक के जो आयन होंगे परस्पर विनिमय द्वारा आदान प्रदान कर लेंगे, यानी एक दूसरे का जो है आयन अपने में आदान प्रदान कर लेंगे आपस में, तो इस तरह से नए उत्पाद का निर्माण कर देंगे। देखिए कह रहे हैं कि जिसमें यौगिक के आयन परस्पर विनिमय करके जो है नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस प्रकार का जब क्रिया होगा द्विविस्थापन की क्रिया कहलाएगा। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ से तो ये है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, लिख सकते हैं आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं सोडियम सल्फेट, प्लस इसको यहाँ पर BaCl2 बेरियम क्लोराइड को जब गर्म करेंगे तो बन जाएगा आपका ये कि BaSO4, देखिए BaSO4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2NaCl। देखिए यहाँ पर NaCl, Na2 किसके साथ मिल गया, इसके साथ मिल करके क्रिया कराया, जबकि यहाँ पर देखिए Ba किसके साथ मिल गया, SO4 के साथ मिल गया, यानी आपस में एक दूसरे के क्या किए कि आपस में एक दूसरे के साथ जो है आदान प्रदान कर लिए। देखिए Ba चला गया SO4 के साथ और Na2 मिल गया Cl2 के साथ, तो दोनों आपस में आदान प्रदान कर लिए, जिसमें अब यौगिक के आयन के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद का निर्माण होता है, द्विविस्थापन की अभिक्रिया कहलाता है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के आयन परस्पर आपस में आदान प्रदान करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे द्विविस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है यहाँ का ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया क्या है, देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया के दौरान यानी क्रिया के फलस्वरूप उसमें क्या होता है कि ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्मुक्त होती है, बाहर निकलेगा, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्मुक्त होता है उसे ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया की ओर क्या होता है कि उत्पाद की ओर जो है प्लस चिन्ह के साथ जो है ऊष्मा को दर्शाया जाता है, यानी कहीं पर प्लस चिन्ह लगा रहेगा इसका मतलब हो गया कि वह ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया का जो है, जैसे अगर हम लोग ले यहाँ से कि कार्बन को हम लोग क्या किए कि ऑक्सीजन के साथ मिलाकर जब गर्म कराएं तो ये बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ ही लगभग 94.0 KCl यानी कि किलो कैलोरी जो है ऊर्जा निर्मुक्त होती है। देखिए मैंने बताया था कि प्लस होगा, प्लस यहाँ दिखाएगा कि यानी कि यह जो है ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया है, यानी कि ऊष्मा इसमें से क्या हो रहा है कि बाहर निकल रहा है। तो ये हम यहाँ पर मिला कार्बन और इसके बाद ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, और ये क्या बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलकर यहाँ से बना दिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ ही लगभग 94.0 किलो कैलोरी की ऊर्जा भी निकला बाहर। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया। नेक्स्ट जो है ऊष्माशोषी की अभिक्रिया, ठीक इसके विपरीत होगा। देखिए ऊष्माशोषी की अभिक्रिया, ऊष्माशोषी की अभिक्रिया क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है ऊष्मा का अवशोषण होता है। देखिए शोषी यहाँ पर शब्द दिया है, इसी से याद रखना, शोषी से शोषण, यानी कि जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ तो ऊष्मा का जो है अवशोषण हुआ, तो ऊष्मा का अवशोषण होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे ऊष्माशोषी की अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी की अभिक्रिया। ठीक है, जैसे हम लोग ले यहाँ से नाइट्रोजन को मैं ले रहा हूँ N2+O2 ऑक्सीजन, और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि यह बन गया 2NO, ठीक है, 2NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, और यहाँ से माइनस का चिन्ह लग रहा है, लगभग 45 किलो कैलोरी की उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि माइनस चिन्ह दर्शा रहा है कि ऊष्माशोषी है। कि यह हमारा जो है नाइट्रिक ऑक्साइड है 2NO नाइट्रिक, इसको N2O2 भी लिख सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमारा जो है ऑक्सीजन है, और ये आपका जो हो गया नाइट्रोजन,
यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना और लगभग -45 KCl किलो कैलोरी ऊर्जा भी इसको सोख लिया, यानी कि अवशोषित कर लिया। तो जिसमें ऊष्मा का क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्मा शोषी की अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि अपचयन की अभिक्रिया। अपचयन की अभिक्रिया क्या होता है? देखिए, अपचयन की अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। यानी अपचयन की अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होता है कि संयोग होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग होता है। यानी कि यह इसमें हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन क्या होता है, इसमें से अलग होता है। तो इस प्रकार के हम लोग समझेंगे कि यह जो है आपका अपचयन की अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, वियोग होगा। यानी हाइड्रोजन संयोग और ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहला जाएगा यह? तो यह कहलाएगा जो है अपचयन की अभिक्रिया। ठीक है, जैसे यहाँ से ZnO+C जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिलाकर जब गर्म कराएं हम लोग तो बन गया Zn+CO। देखिए, इसमें ऑक्सीजन क्या कर गया, वियोग कर दिया, अपने से इसमें से हटा दिया, यानी कि अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो इसको हम लोग बोलेंगे अपचयन की अभिक्रिया। जैसे और देखिए क्या हो सकता है, और यहाँ से हम लोग देखें तो ये बन जाएगा CuCl2+CO। तो ये आपका इसमें से भी अलग कर देगा, तो यहाँ 2CuCl। ठीक है, तो जिसमें हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, अलग होगा। हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन का अलग होगा, तो हम लोग उसे बोलते हैं अपचयन की अभिक्रिया। जैसे अगर हम लोग देखें तो एक और देख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2Cl+H2, 2Cl+H2, तो ये बन जाएगा आपका 2HCl। देखिए बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलाएं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, यानी हाइड्रोजन से संयोग कर लिया। तो हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन का वियोग होगा, यानी कि अलग होगा वो, तो उसको बोलेंगे अपचयन की अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए उपचयन की अभिक्रिया। उपचयन की अभिक्रिया क्या होता है? तो उपचयन की अभिक्रिया उसे कहते हैं, ठीक इसके विपरीत हो जाएगा। उपचयन की अभिक्रिया उसे कहेंगे कि जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन का संयोग होगा और हाइड्रोजन का वियोग होगा। यानी कि ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का क्या होगा, वियोग होगा। तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उपचयन की अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उपचयन की अभिक्रिया। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे उपचयन की अभिक्रिया। देखिए उपचयन की अभिक्रिया क्या है? तो उपचयन की अभिक्रिया का जो है, यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखिए उपचयन की अभिक्रिया पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 2। इसमें क्या होगा? तो इसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा और हाइड्रोजन का जो होगा वो वियोग होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा? वियोग होगा और ऑक्सीजन का संयोग होगा। तो इस प्रकार के हम लोग अभिक्रियाओं को बोलेंगे क्या, उपचयन की अभिक्रिया। जैसे यहाँ से हम लोग लेंगे कि 2kBr, ठीक है, 2kBr यहाँ से 2kBr Cl2 गरम करा देंगे 2kCl+Br2। ठीक है, तो यह आपका जो हो जाएगा, यहाँ से यह कहलाएगा उपचयन की अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? यह उपचयन की अभिक्रिया। नेक्स्ट जो है हम लोगों का, इसमें एक बात करना है कि इसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा और हाइड्रोजन का वियोग होगा। और उसमें अपचयन में क्या होता है? अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है। तो उसको बोलेंगे हम लोग अपचयन की अभिक्रिया और इसको बोलेंगे हम लोग उपचयन की अभिक्रिया। तो यह दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। पहला जो हो गया आपका कौन सा अभिक्रिया? तो अपचयन का। दूसरा हो जाएगा यह आपका उपचयन का अभिक्रिया।
अब नेक्स्ट जो हम लोगों का जो है अगला रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया क्या हो, एक साथ हो। जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन की अभिक्रिया और उपचयन की अभिक्रिया दोनों एक साथ होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स की अभिक्रिया। जैसे हम लोग यहाँ से ले लें Na+Cl और इसको हम लोग जब गर्म करें तो ये बन जाएगा Na+ और Cl-। ठीक है, तो यहाँ से जो है सोडियम Na+ हो गया, तो यह हमारा क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, अपचयन। तो ये हो जाएगा अपचयन और ये हो जाएगा माइनस में जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका उपचयन, क्योंकि इस पर ऋणात्मक आयन होता है और धनायन होता है। तो यानी कि हम लोग रेडॉक्स का अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो हम लोगों को ये बोल सकते हैं कि अपचयन प्लस उपचयन बराबर रेडॉक्स की अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि जिसमें दोनों हो, क्या हो कि उसमें अपचयन की भी अभिक्रिया हो और उपचयन की अभिक्रिया हो, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कौन सी अभिक्रिया, जो है रेडॉक्स की अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखें एक और देख सकते हैं, यहाँ से एक और देख लेते हैं। देखिए एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे यहाँ पे है कि 2H और प्लस N, देखिए इस पर भी जो है धन आयन है और इस पर भी ऋण आयन है, धन आयन है, और इसको जब क्रिया कराया तो बन जाएगा आपका क्या, H2 प्लस N। ठीक है, जिस पर यहाँ पर जो है H2 पर जो है 2 प्लस यानी कि 2 धनायन है और इस पर भी 2 धनायन है। क्रिया कराएं तो इस पर 2 ही प्लस रहा, लेकिन इस पर जो है 4 प्लस रहा, यानी कि Sn को हम लोग कह सकते हैं कि इसको दो जो है -2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ गई, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं उपचयन की अभिक्रिया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ गया। और ये जो है हाइड्रोजन को हम लोग बोल सकते हैं कौन सी अभिक्रिया, जो है अपचयन की अभिक्रिया। देखिए उपचयन की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों अभिक्रियाएं जब साथ साथ में होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग कौन सी अभिक्रिया जो बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स की अभिक्रिया। देखिए अगला जो है टॉपिक हम लोगों का है जो संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, ठीक है। देखिए संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें धातु नमी जो होता है, धातु को नमी तथा वायु की उपस्थिति में छोड़ देने से क्या हो जाता है कि उस पर जो है ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिससे धातु क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है, क्षरण होने लगता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं संक्षारण, जिसमें धातु नमी या वायु की उपस्थिति में रख देने पर उसमें क्षरण होने लगता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, संक्षारण की अभिक्रिया। और या तो इसको बोलते हैं हम लोग जंग, क्या बोलते हैं, जंग। अब ऐसा क्या होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पर ऑक्सीजन या नमी के कारण जो है क्रिया करके अभिक्रिया करके और उसका क्या करता है, क्षरण करने लगता है। अगर हम लोग जंग का सूत्र देखें तो जंग का जो है सूत्र जो होता है, जंग का सूत्र, तो जंग का सूत्र हो जाएगा Fe2O3X देखिए जहाँ यक्स क्या है, जहाँ कैपिटल यक्स है कि नमी के अणुओं की संख्या, नमी के अणुओं की संख्या। देखिए जब संक्षारण होता है तो होता क्या है कि संक्षारण होने पर जो होता है लोहे का जो है, लोहे का अर्थात धातु का वजन
बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किंतु आयु घट जाती है, आयु घट जाती है। देखिए लोहे का जब होता है जंग लगता है ना तो उसका वजन बढ़ जाएगा, लेकिन उसका उम्र क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखिए इसको कैसे प्रकार क्या करके हम लोग इसको साफ कर सकते हैं, कि इसको हम लोग श्रेष्ठ पेपर से रगड़ करके साफ कर सकते हैं। इसके बाद इस पर बैठे जो धूल है उसको साफ कर करके पेंट लगा देंगे तो उस पर जो है जंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो यह एक प्रकार के संक्षारण को रोकने की प्रक्रिया है। ठीक है, लोहे पर अगर जंग लग जाता है तो उसका जो होता है वजन बढ़ जाता है, किंतु उसकी उम्र जो होती है वो घट जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको जो है याद करना है। नेक्स्ट जो है हम लोगों का विकृत गंधिता। देखिए विकृत गंधिता क्या होता है, तो विकृत गंधिता जो होता है वह खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर, देखिए खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उसमें एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न हो जाती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसीलिए जो होता है चिप्स होता है या कुरकुरे होता है तो उसके जो है अंदर क्या भर देती है, तो अंदर उसके जो है नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। कौन सी गैस भर जाती है, तो नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। चिप्स हो गया, कुरकुरा हो गया, कोई भी चीज़ मतलब होता है उसमें जैसे कि ज़्यादा लंबे समय तक रखना है तो उसको नाइट्रोजन गैस भर देता है। नाइट्रोजन गैस क्या होता है, तो यह जो है ना विकृत गंधिता को रोकता है। विकृत गंधिता क्या करता है, रोकता है, विकृत गंधिता होने से बचाता है। ठीक है, तो और देखिए जैसे मान लीजिए गर्मियों के समय में जो होता है खाद्य पदार्थ जो है बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो यह जो होता है टेम्परेचर से क्रिया कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। अभी हम लोग अभिक्रिया पढ़े हैं, अभिक्रिया करके वो इसके बाद क्या करता है, खराब कर देता है। ठीक है, तो विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन का उसमें डाल देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि वो लंबे समय तक, ज़्यादा समय तक टिका रहे। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है सिरके का प्रयोग करते हैं। सिरका जो होता है, सिरका का सूत्र क्या होता है, तो सिरका का सूत्र होता है जो है CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लंबे समय तक रखने के लिए। तो खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उसमें एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न हो जाती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस जो होता है एक अक्रिय गैस ही होती हैं, और इसलिए इसमें क्या भरा जाता है, तो जो है विकृत गंधिता को रोकने के लिए भरा जाता है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए देखिए अगर लोहे पर जो जंग लगता है, लोहे पर जंग, तो लोहे पर जो जंग लगता है वो कैसा लगता है, तो वो लगता है भूरा कलर का। ठीक है, भूरा कलर का। अगर मान लीजिए पूछ देगा आपसे चांदी पर, तो चांदी पर जो लगता है जंग वह जो होता है काला कलर का। फिर आपका तांबा पर देखिए लोहा का हो जाएगा सूत्र Fe, चांदी का हो जाएगा Ag और तांबा का हो जाएगा CO। तो तांबा पर जो जंग लगता है वह कैसा लगता है, तो हरा कलर का, यानी काही कलर का। ठीक है, हरा कलर का आपका लगेगा। तो ये 3 प्रकार का जो है लोहे पर कैसा जंग लगता है पूछता है, भूरा कलर का, चांदी पर लगता है काला कलर का, और तांबा पर लगता है हरा कलर का। जैसे जैसे तांबे के बर्तन में क्या होता है कि तांबे के बर्तन में लंबे समय तक खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। जैसे दही हो गया, ठीक है, दही हो गया, कोई भी खट्टा पदार्थ, ये लंबे समय तक रहने पर वो बिल्कुल जो होता है खाद्य पदार्थ वो हरा कलर का हो जाता है और विषैला हो जाता है। इसलिए लंबे समय तक उसमें नहीं रखना चाहिए और नहीं सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा क्या कि पूरा जो विकृत गंधिता क्या है, संक्षारण क्या है, एक एक चीज़ को हमने समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ जरूर आया होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।